पूरी शक्ति पैसे की, बुद्धि की, शरीर की, स्थान की, सबकी हम इसमें ही व्यय करेंगे जैन धर्म के प्रचार में। भोजनालय तक की कि साहब एक विद्यार्थी आया है, आईएएस की परीक्षा दे रहा है, जैन समाज का लड़का है, तो उसके लिए भोजन की सुविधा दे दो कि नहीं, आईएएस बन जाएगा, ये बहुत काम आएगा। कि नहीं नहीं, हमें कोई काम नहीं चाहिए, वो आईएएस बन जाएगा, तुम यहाँ नहीं मिलेगी सुविधा। क्यों कि हमने जो सुविधा जुटाई है वो सिर्फ जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जुटाई है। इस सुविधा में कोई कटौती नहीं होगी कि किसी की सिफारिश ले आऊं तो, भगवान की भी लाओगे तो नहीं चलेगी। ये पहले दिन से निभाया है मैंने। मैं कोई के नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन किन किन की सिफारिशें आई और मैंने उसको किस तरह से बिल्कुल ना कर दिया। क्या? क्योंकि मुझे इसमें कटौती स्वीकार नहीं है। 1 घंटा तुम यहाँ खाली बैठे रहो, लेकिन उस वक्त दूसरा काम नहीं कर सकते, तो ही तुम विद्वान बनोगे। और उसके बाद भी इसमें लगे रहोगे तो, क्योंकि हम ना मान लो इतने पढ़े हैं तो हमने 5 साल पढ़ा होगा, तो उससे थोड़ी ये विद्वत्ता है। उसके बाद एक दिन सांस नहीं ली, एक दिन दूसरा काम नहीं किया, आप समझ गए ना, और उसके परिणाम स्वरूप है ये आज। आप लोग एक बात कहते हैं मेरे से कि पुराने ज़माने में पढ़ाई बहुत अच्छी थी और आज की बहुत स्टैंडर्ड गिर गया। ये बहुत कहते थे। बोलो पुरुषोत्तम जी तुमसे भी कही होगी। कैसे? क्या आप 25 वर्ष पुराना मैट्रिक देख लो और आज के मैट्रिक को देख लो, कुछ नहीं आता है। मैं कहते लाओ भैया, फिर जब दोनों को लाते हैं वो, मैं कहता हूँ ये 25 वर्ष पुराना मैट्रिक और उसके बाद 25 वर्ष का एक्सपीरियंस, ये मिलके है जी आज। यदि इससे मिलान करनी है इस लड़के की तो 25 वर्ष बाद इस लड़के से मिलान करना। हम वो 25 वर्ष को गायब ही कर देते हैं, 5 वर्ष की पढ़ाई को और 25 वर्ष का एक्सपीरियंस, वो भी तो पढ़ाई है ना। अंतर समझ में आया तुम्हारे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित रूप से स्टैंडर्ड बड़ा है। आज का मैट्रिक आपके ज़माने की मैट्रिक से 100 गुना इंटेलिजेंट और ज़्यादा समझता है, ऐसा मेरा मानना है। आप पुराने लोग बैठ के बुढ़े वो गांधी जी के चौराहे पे जाकर बस यही चर्चा करते हैं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे तुम्हें टीवी खोलना नहीं आता है, अब वो उसकी नस नस खोल के रख दे आज का। क्यों? हमें हमारे मोबाइल चलाना नहीं आता है और 2 वर्ष के 3 वर्ष के बच्चे उसमें से न मालूम क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या खेल खेलते रहते हैं। आप समझे ना, हमें तो पता भी नहीं है क्या होता है इसमें। हैं? जरा सी कुछ गड़बड़ी हो गई तो पीयूष देखना भाई क्या है, ले जाए एकदम। क्यों? क्यों? दिमाग लगते ही नहीं है उसमें, लगाने ही नहीं चाहते हैं। क्यों? एक क्षेत्र की विशेषज्ञ बनना है तो पूरी तरह से समर्पण उस क्षेत्र में होना चाहिए। कल कह रहे थे ना सुमत जी कि डॉक्टर भाल अपने एक कोई डॉक्टर भाल नहीं बना पाया। डॉक्टर भाल ने को किसी ने बनाया हो तो डॉक्टर भाल किसी को बना देगा, ये अभिमान की बात नहीं है। मैंने वो समर्पण ने बनाया है। आप समझिए ना, 24 घंटे आप इस एक काम के लिए समर्पित हो जाओ तो जितने समय में मान लो मैं बना होऊंगा उससे आधे समय में तुम मुझसे बड़े विद्वान बन जाओगे, बड़े लेखक बन जाओगे। ख्याल में है ना? कोई 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 प्रतिभा नहीं है। हम भी एवरेज स्टूडेंट थे। हैं? ख्याल में है ना? कहानी कैसे किसी के साथ कैसे ही जुड़ जाए उसमें कुछ दम नहीं है। राजनीति में एमए कर लेने से कोई पॉलिटिशियन बन जाता है क्या? है? नहीं बनता है। धक्का खा खा करके बनता है। तो ऐसे ही इसमें पूरी तरह समर्पण चाहिए। आत्मा के कल्याण का काम भी ऐसा ही काम है। वास्तव में वे सब कर्मचारी जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और फिर 8 घंटा दूसरा काम करते हैं, ये सरकार की अथवा उस सेठ की
मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं और काम अपना करते हैं, तनख्वाह उसकी खाते हैं। ये तो यहाँ से अजमेर जाएंगे ना, उन्हें घर का काम होगा तो ऑफिस का कोई काम निकाल के जाएंगे। मैं कोई एडजस्ट कर लूँगा, फिर कहने आप मैं कर लूँगा एडजस्ट, कुछ ना कुछ काम निकाल लूँगा, हैं क्यों? तो गवर्नमेंट का टीए भी मिले, सब मिले और अपना काम करके आ जाए। और यदि वो अपना काम नहीं होता तो वो काम ही नहीं निकालते, क्यों? काम भी निकालना उनके हाथ में है, समझ गए ना? तो ऐसा कोई भी आदमी विद्वान नहीं बन सकता, ये समझ लेना। असली विद्वान बनना है तो अपने उपयोग को 24 घंटा समर्पित करना पड़ेगा। अब आपको दूसरा प्रश्न हो सकता है कि फिर जो हमारी जो चौतरफा हाथ मारने वाले लोग हैं ये आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाओगे। जो ना लोग काय में आगे बढ़ जाएंगे, है ना, लेकिन विद्वत्ता में तुमसे आगे नहीं बढ़ सकते। गोल्ड मेडलिस्ट वाले भी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये पक्का समझ लेना, गोल्ड मेडलिस्ट में कुछ दम नहीं है। ये तो टेक्निक आती है उनको, राइटिंग अच्छी है, टेक्निक आती है, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, बस आ जाओ गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। उसमें विद्वत्ता का, उसकी सब्जेक्ट की समझ का कोई योगदान नहीं है ना। आपकी राइटिंग खराब है, आप धीमी गति से लिखते हैं, ये जो कमियां हैं वो आपको हो सकता है थर्ड डिवीजन ही पास होने दें, है? क्या महात्मा गांधी को तो सब मानते हैं कि वो थर्ड डिविजनर थे, और बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि ये कौन जानता है कि एक बार बाल गंगाधर तिलक बीए में भी फेल हुआ था, बाल गंगाधर भी बीए में फेल हुआ था, ऐसा लिखा है, हैं? माने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए नहीं है बीए में, सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुए हैं। लेकिन आज कौन पूछता है और कौन पूछेगा, क्यों? तो उनका निरंतर का जो उसमें अध्यवसाय है उसने वहां पहुंचाया है, अकेली उस एजुकेशन ने नहीं पहुंचाया है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार यही पढ़ रहे थे ना, कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि यह भाव आत्मा का कर्म है ना, आत्मा का कर्म है, आत्मा करता है और आत्मा उस भाव का करता है। अब जो कितना स्पष्ट लिखा है, अब पढ़ो इसे। लेकिन यदि मैं इतनी मेहनत नहीं करता समझाने की तो आप इस पे जाते ही नहीं, क्यों? आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते नहीं हैं। कर्म है, ज्ञाना बना दी कर्म है, बस उसको अर्थ करते जाते फटाफट और पढ़ते जाते आगे, बस खत्म। क्यों अजित भाई, है ना? वह ज्ञान भाव भी ज्ञानी के ज्ञानमय ही होता है। वो ज्ञानी को गुस्सा आया तो वो भी ज्ञानमय है, तो ये लोगों को नहीं पचता है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। तो क्यों है? ये प्रश्न है क्या कि ज्ञानी का गुस्सा भी ज्ञान और अज्ञानी का तत्व चिंतन भी अज्ञान। साथ पता लगता है क्या नहीं? ऐसा तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। ये ज्ञानियों ने किताबें क्या लिखी अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्यों? अरे भाई साहब, वो उसका बहुत जबरदस्त हेतु है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, उसका गुस्सा भी ज्ञान से बना हुआ है। ख्याल में है ना? ये पॉलिटिशियन जब आपस में बातचीत करते हैं और एकदम डाइनिंग टेबल पर से गुस्से में से उठ जाते हैं, ख्याल में है ना, तो वो कोई उन्हें गुस्सा आ गया इसलिए उठ गए, ऐसा नहीं है। वे अपना तीव्रतम विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा करते हैं। क्या कि तुम जो ये मेरे से बात कर रहे हो,
ये मुझे इतनी नापसंद है कि मैंने खाना उठ के छोड़े। ये बता, उनको ये बताएं तो वो कैसे बताएं? मालूम, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अमेरिका गई, राष्ट्रपति से मिलने ही गई थी, उनके भोज थे, सब होता ही है जैसा सिस्टम है ना, नियम। तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति के भोज को का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, वहीं बैठे नहीं, उसी गांव में होटल में, और होटल में खाना खाया और राष्ट्रपति के भोज का निमंत्रण ठुकरा दिया और वापस आ गई। बहुत लोगों ने लिखा था इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं होता है, ये सभ्यता के बाहर है, ये है वो है। क्या आखिरकार असली राजनीतिज्ञों ने कहा कि बताइए उनके पास और क्या उपाय था। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा था और जिस तरह उनकी बात की उपेक्षा हो रही थी, उस बात को हमारा सख्त विरोध है और हर कीमत पर हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बताने का उनके पास क्या उपाय था। आप यदि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं तो बताइए। ऐसे लेख भी आए थे, उन्होंने सही किया। ये राजनीतिक भोज कोई खाने के लिए थोड़ी होते हैं कि उनके पास कोई खाने की कमी है। वो जिस लेवल के लोग वहां होते हैं वे अपने घर पर बढ़िया से बढ़िया अपने मन का खाना बनवा सकते हैं, है ना। वो तो किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए होते हैं और उनका जो सारा व्यवहार होता है वो सब उस प्रयोजन विशेष की सिद्धि की दिशा में उठाया गया कदम होता है। ख्याल में है ना। तो इस ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान से बने हुए आया ना। देखो लिखा है इसमें क्लियर, वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उस भाव का करता है। वह भाव भी ज्ञानी के ज्ञानमय ही होता है, क्योंकि ज्ञानी के स्वपर के विवेक से सर्वभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। ये जो आत्मा की ख्याति शब्द है ना, संस्कृत में देखो आत्मख्याति लिखा है ना, विविक्त आत्मख्यातित्वात्, मिल गया संस्कृत टीका में पेज नंबर 206 सबसे नीचे की पंक्ति। ऐसी सौभाग्यशाली 10-5 गाथाएं ही मुश्किल से होंगी कि जिनकी टीका में आत्मख्याति शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसके नाम पर उन्होंने इस टीका का नाम रखा। क्या ये भी एक गाथा वही है, क्योंकि आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है माने पर्याय में प्रति क्षण उपस्थित रहती है। क्या समझ गया ना। अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है तथा वह भाव अज्ञानी के अज्ञानमय ही होता है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से सुपर का विवेक न होने से पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। अस्त है, हो क्या गई है, अनादि से है तो अस्त ही है ना। उनके तो सूरज होगा ही नहीं है। एक दफे सम्यक दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि होए तो हम कहेंगे कि अस्त हो गई है। क्या सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से और पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त होने से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में सुपर के एकत्व के अध्यास के कारण, ख्याल में आ रहा सब क्या है, सुपर के एकत्व के अध्यास के कारण, ये सुपर के एकत्व का अध्यास क्या है, क्या कि ये स्वौर पर हम दोनों एक ही हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता होने के कारण। क्या ज्ञान मात्र भाव से वे भ्रष्ट हैं और राग देश भाव से एकाकार होकर अहंकार में प्रवर्तमान, अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, ऐसी मान्यता, उसमें अहम कृति, ये सब मेरे द्वारा किए हुए हैं। अहम करोती थी अहंकारा है,
हम करो, मेरे द्वारा किए हुए, ऐसा मानना वो अहंकार है। वो ये मेरे हैं ऐसा मानना वो ममकार। आजकल तो हमने अहंकार घमंड को ही मान लिया है, और ये तो कहते हैं अहंकार बहुत अच्छा है, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव में हो क्या? अहंकार में प्रवर्तमान, मैं रागी हूं, देशी हूं, मैं राग देश करता हूं, इस प्रकार मानता हुआ अज्ञानी रागी देशी होता है, ऐसा मानता हुआ। राग देश तो होते हैं ज्ञानी के भी, उसके भी, लेकिन ज्ञानी के अंदर में ये बात नहीं होती है। अज्ञानमय भाव के कारण स्वयं को राग देश करता हुआ कर्मों को करता है। अपने अब ये भी वही कर्मों को माने अपने भावों को, अब जो जो भाव हो रहे हैं वे भाव उसके कर्म हैं, उन कर्मों को वो करता है। ज्ञानी के, और ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर का के विवेक द्वारा पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से, क्या ज्ञानमय भाव ही होता है। क्या ऐसी स्थिति में स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज भाव में भली प्रकार स्थित पररूप राग द्वेष आदि भावों से भिन्नत्व के कारण अहंकार से निर्वृत्त ज्ञानी मात्र जानता ही है। वो राग देश भी उनको गुस्सा आ गया ना, तो ज्ञानी गुस्से की क्रिया का कर्ता नहीं हुआ, उसके जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता हुआ, है ना। रागी देशी नहीं होता, राग देश नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी को स्वयं राग देश रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। एक सही घटना सुनाता हूं मैं आपको। गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था और करीब 1 वर्ष हुआ होगा, तो आत्मधर्म का मैं संपादक था, तो उसमें बहुत जोरदार रस्साकसी चल रही थी। वे लोग चाहते थे कि अभी हम उसको वापस ले जाएं यहाँ से और हम मुझसे हटा लें, और अपने चाहते थे कि नहीं अपने पास रहे वो, क्योंकि 8 ट्रस्टी अपने पक्ष में थे। वहाँ मीटिंग हो रही थी सोनगढ़ में, जो जिसमें गुरुदेव प्रवचन करते थे उसी स्वाध्याय भवन में, और बातचीत डिस्कस चल रही थी। तो सामने वाले ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम था जम्मू भाई रमाणी, अभी भी हैं जिंदा, भाग्य से वो होंगे 100 वर्ष के करीब। वो आदमी मालूम कौन थे? जिनने आत्मधर्म सबसे पहले प्रकाशित किया था, और मोटा आंकड़िया से प्रकाशित होता था। और मैंने वो अंक भी देखे थे जिसमें उनका नाम लिखा रहता था, और मोटा आंकड़िया से प्रकाशित होते थे। जब हम 8-10 वर्ष के थे, हमारे गांव में आता था तो हम पढ़ते थे उसे। समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ऊपर से ये जानते थे मोटा आंकड़िया कोई जगह है। तो उन सामने वाले ने उसको खड़ा किया, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, भैया मेरे आत्मधर्म को, इसका आरंभ मैंने किया है, ऐसा किया है, और इसको ऐसा बर्बाद मत कर दो, ये मत कर दो, ऐसा ऐसा बहुत 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 भावुकता पैदा करने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। अब वो उसके करीब से 30 साल बीच में वो गायब ही रहा था, कभी सोनगढ़ में दिखाई नहीं दिया, मुमुक्षु बना नहीं रहा। ऐसे बहुत लोग हैं कि शुरू में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, रुचि तो थी नहीं, काम के लिए काम करते थे, और फिर वो गायब हो गए 30 साल को। और जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ तब वो पहली दफे वहां आया था। मैं जान से जाता, कोई जम्मू भाई रमाणी थे जो आत्मधर्म शुरू किया था, मैं जानता था, लेकिन उन्हें शक्ल से नहीं जानता था। बाबू भाई, पाटनी जी, सब लोग बैठे थे, लालू भाई, युगल जी, सब थे। तो बहुत चिल्लाने लग गया तो मैं एकदम खड़े होकर के एकदम लाया, अच्छा साहब आपने किया था ना, 30 साल से कहाँ थे आप? आज उसके उत्तराधिकार के लिए आ गए। 30 साल तक जिस बच्चे को नहीं खिलाएंगे वो बच्चा जिंदा बचेगा, ये आपका है। हमने ऐसे खून पसीने से सींचा है, 2000 से लेकर 7000 ग्राहक हमने बनाए हैं। तो खूब जोर जोर से चिल्ला के, जितने आराम से वो बोला था उतनी ही आवाज से मैं बोला। तो बाबू भाई मेरा ऐसे कुर्ता पकड़ के खींचे नीचे को, बैठा लें, सब इस तरह से वो सब शुरू हो गया। तो पादनी जी ने उनसे कहा, वहीं
जब मैं चिल्ला रहा था तभी कि बाबू भाई आप चुप रहो, कुछ नहीं कहो, मैं जानता हूं वे बेहोश नहीं है। क्या क्या कहा? मैं जानता हूं वे बेहोश नहीं हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या? और ये बात मुझे थोड़ी सोच मैंने सुनी, ये तो बाद में उनने सुनाई है। क्या? तो लोगों ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? कि वो जिस तरह चिल्ला रहा था वो भी नाटक कर रहा था, ट्रेंड होके आया था, जो सामने बैठे लोग जो तैयार करके लाए थे, इसके बिना वो नहीं दबता, इसके बिना वो नहीं दबता। ख्याल में आई ना आपकी में? इसलिए आप चिंता मत करो, कुछ नहीं, बाकी जब बैठो शांति से बात करो, जो कुछ होगा देखी जाएगी। तो वो समझने वाले समझते हैं। हर आदमी तो एकदम उखड़ गए, तो लाल पीले हो गए, तो गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता है। उस वक्त की वो जरूरत होती है। क्या? कोई बात जब तक क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचे तब तक उसमें रिवर्स नहीं होता है। ये नीतिगत बात है, समझ लो तुम लोगों को भी यदि काम आए तो। हमारे तुम्हारे कोई झगड़ा चल रहा है, ये बात हो रही, समझौते के लिए बैठे हैं, तो हम कुछ मांगते हैं, आप कुछ मांगते हैं, चलता है चलता है चलता है, दोनों तरफ खींचातानी चलती रहती है। लेकिन गाड़ी रिवर्स में कब लौटती है? झगड़ा ही झगड़ा चलता रहता है। जब दोनों को एक दफे टूट जाए तो दोनों को भरोसा हो जाए कि अब यदि मैंने खींचतानी करी तो ये बात टूटे ही जाएगी, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि टूटे नहीं। क्या? लेकिन अधिक से अधिक अपने बोले लेना चाहते हैं, तो समय अपने पास है नहीं, वो क्लाइमेक्स पे पहुंचे बिना गाड़ी रिवर्स में आएगी नहीं, समझे ना? तो हम उसे जल्दी जल्दी उत्तेजना देकर क्लाइमेक्स पे पहुंचा देते हैं, और फिर एक दफे तोड़ के चलो चाय पानी, चलो नाश्ता करो, खाना खाओ, खत्म, अब नहीं हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, पर नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। क्या? फिर घंटे भर बाद सब उधर से ठंडे होके आ जाते हैं, इधर से ठंडे होके आ जाते हैं, फिर बैठते हैं और शांति से कोई रास्ता निकल आता। ये नियम है हर मीटिंग का, हर रास्ता निकलने का, चाहे वो अयोध्या वाली केस का ही क्यों नहीं हो, समझे ना? वो क्लाइमैक्स पे पहुंचे बिना, फिर रिवर्स में गाड़ी आए बिना कभी समझौता नहीं होगा। दोनों को ये पता लगना चाहिए कि अब मामला बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाला है और बहुत उसका काम ये हो जाएगा। तो ऐसा कई दफे होता है। जैसे आप समझते हैं कि एकदम ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम 6 घंटे में क्लाइमेक्स में पहुंचे थे, 2 घंटे में क्लाइमेक्स में पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए तो 4 घंटे में समझौता हो जाएगा, 6 घंटे में पहुंचेंगे तो 3 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है। तो ये वस्तु के स्वरूप में भी ये सब चीजें, इसलिए ज्ञानी के जीवन में ये ऐसे आपको बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिक्स कहाँ है? ये तो सहज परिस्थितियों का ज्ञान और उसमें कैसे काम होता है उसके ज्ञान की बात है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई क्रोध नहीं है, इसमें कोई अज्ञान नहीं है, इसमें कोई बदमाशी नहीं है, इसमें कोई चालाकी नहीं है। आप समझिए ना, काम होने की प्रक्रिया का स्वरूप है। अब खत्म हो गई थी टीका कि नहीं हुई थी अभी? ज्ञानी के यहां से पढ़ रहे थे ना, ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से पर से भिन्न आत्मा की ख्याति, देखो आत्मा की ख्याति होगा ना, अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है। ऐसी स्थिति में सुपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज में भली प्रकार स्थित पर रूप राग देश आदि भावों से भिन्नत्व के कारण अहंकार से निर्मित, अहंकार माने उनमें एकत्व बुद्धि, ज्ञानी मात्र जानता ही है, रागी नहीं होता, राग द्वेष नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी स्वयं को राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं, कर्मों को माने फिर वही ज्ञान वर्णादि चली जाएगा। क्या जगह लिखेंगे
आगे एक जगह स्पष्ट कर दिया, अब आपको समझना चाहिए। और यदि आप नहीं समझ पाएंगे फिर लौट के ज्ञान वर्णादि पे चले जाएंगे, राग द्वेष आदि भाव कर्म पे चले जाएंगे, तो काम नहीं आप समझ में आएगा आपको। में समझे ना? वो कहते हैं यहाँ पर ये प्रकरण आए तो इसका अर्थ ये समझना, एक लाइन लिख दी। अब बाकी आपकी ड्यूटी है कि जहाँ आए तो आप सावधानी से उसका अर्थ वही समझें। लेकिन हमारे साथ हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बनी रहती हैं पहले से, और वो इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं, और उनका अर्थ हम यही समझते हैं। ख्याल में है ना? जैसे आपने कुआं है तो कुआं जहाँ पानी होता है उसे कुआं कहते हैं, बस खत्म, दिमाग में घुसा है। अब बे अंधकूप तो कहते हैं अंधा कुआं होगा, बस खत्म। तो जब जाएगा उन्हें कुआं कहते ही कुआं दिखेगा। दिक्कत तो ये है, लेकिन हर जगह वहां पे कुआं अर्थ नहीं है, है? क्यों? हमें कुएं में थोड़ी कूदना है, क्यों? हमें आत्महत्या थोड़ी करनी है। ये क्या कह रहे जी, काहे की आत्महत्या आ गई, कहाँ से आ गई? माने हम ये बात मानकर हम अपने मूल मुद्दे की बात को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो आत्महत्या करना हुआ, ये तो कुएं में कूदने जैसा हुआ। तो हर जगह मतलब मेरे कहने का जो आपके दिमाग में जो अर्थ आपने समझ रखे हैं वो सब जगह वैसे ही के वैसे अप्लाई नहीं होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, तो वो जयचंद छाबड़ा का पढ़ेंगे अपन।